सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को चंचल वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार चंचल भाई, आजकल क्या चल रहा है? कहीं बारिश, कहीं धूप, हाँ, कहीं धूप कहीं छाँव, वही मौसम है। कहीं कहीं बारिश इतना तेज रूप ले रही है कि वो अभी से लगता है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। और कहीं कहीं अभी तक कहीं मतलब कहते ना कि बारिश की बूंदें तक नहीं पड़ी हैं, लोग तरस रहे हैं कि गर्मी से राहत उन्हें मिल जाए। सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि जीवन का भी वही हाल है कि कहीं धूप तो कहीं छाँव, ऐसा लगता रहता है। और इसके साथ ही हम भी बात करते रहते हैं मौसम की भी, खान पान की भी, और जो हमारी सखी विशेष है उनके बारे में। तो आज हम कुछ सकारात्मक सोच हो तो हमें लगता है चाहे बारिश हो या धूप, जी, हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं ना। बिल्कुल, सोच ही हमें बाहर निकालती है और सोच ही हमें कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाती है, तो सकारात्मक सोच हमें ज़रूर मुश्किलों से बाहर लाएगी। और इसके साथ-साथ मुश्किल में फँसने की कुछ और भी जगहें हैं, जैसे कि जब हम मेल करते हैं तो क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और उसके साथ-साथ मतलब अब ये कह सकते हैं चंचल कि कुछ लोगों को, या यूँ कहें कि हम लोगों को, मुझे तो ख़ास तौर से कहीं न कहीं फँस जाते हैं कि भाई ईमेल करना है तो कैसे करें, क्या करें? इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और करियर में आज हम बात करेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स की, क्योंकि खेल तो भई बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ खेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि बड़े रोमांचक होते हैं और जो बहुत डरते हैं, कमज़ोर दिल वाले होते हैं, उनके लिए बड़ी एक चुनौती होती है, मुश्किल का सामना करने सी चीज़ होती है। लेकिन जिन्हें ऐसी चीज़ें ही करना पसंद है, उनके लिए एडवेंचर और रोमांच मतलब उनके कहते हैं ना मन की बात हो गई। बिल्कुल, तो करियर में क्या-क्या इसमें चीज़ें हैं वो पता चलेंगी। लेकिन जब रोमांच की बात आती है तो हम आज बुला चौधरी जिनकी बात करने जा रहे हैं सखी विशेष में, तैराक हैं हमारे देश की, और उनके जो कीर्तिमान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से वो आईं और क्या-क्या किया उन्होंने। बिल्कुल, उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए, उन पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं। साथिया बोल मेरे साथिया, बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। बोल मेरे साथिया, कितना कितना मुझसे प्यार है। कितना मुझसे प्यार है।
पर मरते नाम तुम्हारा जपते। मौसम बदले हम ना बदले, ये अपना इकरार है। बोल मेरे साथिया, इतना इतना मुझसे प्यार है। जितने सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है। बोल मेरे साथिया, इतना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई सागर की गहराई मापना हर किसी के बस की बात नहीं हाँ, होती है। लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, है ना? क्योंकि और 7 समंदर वो भी पार करना तैर कर इतना आसान नहीं है, लेकिन बुला चौधरी ने कर दिखाया। बिल्कुल, बुला चौधरी लंबी दूरी तय करने वाली एक अद्भुत महिला तैराक हैं और विश्व की वो पहली ऐसी महिला है रेणु जी, जिन्होंने 5 महाद्वीपों के 7 समंदर तैरकर ही पार कर लिए हैं और एक बड़ी जीत अपने नाम से हासिल की इन्होंने। बिल्कुल। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को तैरकर 3 घंटे और 35 मिनट में उन्होंने पार किया और ये आज तक एक विश्व रिकॉर्ड के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली ये बुला चौधरी 2 जनवरी 1970 को कलकत्ता में पैदा हुई। कोलकाता में जो अब है, उनका पूरा नाम बुला चौधरी चक्रवर्ती है। बुला चौधरी जब मात्र 8 वर्ष की थीं चंचल, तब उन्होंने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें जीत हासिल की। इसके बाद वे पहली बार सुर्खियों में नजर आई। उन्होंने अपनी आयु वर्ग की सभी प्रतियोगिताएं जीत ली और एक साथ 6 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है ये कि इतनी छोटी उम्र में भी जितनी प्रतियोगिता थी सारे पदक उन्हीं के नाम पर थे। और अपने आप में बड़ी बात तो थी ही। 24 साल के अपने करियर में उन्होंने 5 महाद्वीपों के जलडमरू मध्य को पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये भी हम बता चुके हैं। और वे पहली ऐसी महिला हैं। और अगर उनके जीवन की बात करें तो उनके पति हैं, वो भी एक तैराकी कोच हैं जिनका नाम है संजीव चक्रवर्ती, और उनके बेटे हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं उन्हें, जिनका नाम है सरबू जी। 24 अगस्त 2004 में उन्होंने श्रीलंका में तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक की पाल्क स्ट्रेट की 40 किलोमीटर दूरी को 13 घंटे 54 मिनट में तैर के पार किया और उस समय उनकी उम्र 34 वर्ष थी। बहुत कम थी। जब वे समुंदर को तैरकर पार कर रही थी, उस दौरान समंदर बहुत भयानक हो गया था। तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया और 1 किलोमीटर तक उन्हें बारिश का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने इस मुकाम को हासिल कर लिया। कहते हैं ना कि जो हौसले रखते हैं उन्हें जीत हासिल होती ही है। और बुला चौधरी भी इस तरह की ही बुलंद हौसलों वाली महिला रही हैं। बुला चौधरी ने 1989 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। इसके बाद में बुला चौधरी ने अपनी तैराकी को फिर से दोहराते हुए 1999 में भी दोबारा इसी इंग्लिश चैनल को पार किया। इस इंग्लिश चैनल को 2 बार पार करने वाली वो पहली एशियाई महिला भी बन गई। भाई दम है उनमें और हिम्मत भी है। हाँ। 2 बार करने का जज्बा बड़ा मायने रखता है ना। और लंबी दूरी की तैराकी के लिए उनकी अलग पहचान तो इसीलिए है, और उन्होंने तय किया कि वे लंबी दूरी की तैराकी पूरी करके एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। और अगस्त 2000 में जिब्राल्टर डमरू मध्य स्पेन में अपनी इस तैराकी को उन्होंने अंजाम दिया। उनकी इस तैराकी के समय उनके पति और कोच संजीव चक्रवर्ती और उनका 10 साल का बेटा सरबू जी उनके साथ कोलंबो आए थे। और रेणु जी, बुला चौधरी बताती हैं कि ये तैराकी 7 समुद्रों में सबसे कठिन रही उनके लिए, लेकिन सभी जो देशवासी थे उनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी, जिसकी वजह से वो इसको पूरा कर पाई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी उन्होंने इसे करके दर्ज करवा दिया। लेकिन भाई ये तो उनका बड़कपन है कि वो कहती हैं कि हाँ देशवासियों की शुभकामनाएं, लेकिन किया तो उन्होंने ही, ये बहुत बड़ी बात है। बुला चौधरी ने अपनी तैराकी की प्रतिभा का परिचय कम उम्र में ही दे दिया था। हम लोगों ने जैसा बताया कि बहुत सारे चैंपियनशिप उन्होंने जीते, अपनी आयु वर्ग की सभी प्रतियोगिताओं में उन्होंने 6 स्वर्ण पदक लिया। कितनी खुशी हुई होगी, है ना, जब उन्होंने सब प्रतियोगिताएं एक साथ जीत ली होंगी। और खुशी उन्हें हुई होगी, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, लगता है जैसे वो भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और इन सारी उपलब्धियों की वजह से
उन्हें 1990 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुला चौधरी ने 2002 में तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड भी प्राप्त किया। 2003 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। बुला चौधरी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास एंकर सब बे से रॉबिन आइलैंड को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने बहुत ठंडा होता है क्योंकि अंटार्कटिका, उस पानी में 30 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 3 घंटे और 26 मिनट में पूरा कर दिया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया वहां पर भी। ऐसा है ना, तैराकी कम समय में पूरी की, लेकिन उस ठंडे पानी में 3 घंटे रहना आसान बात नहीं है। फिर तो लगता होगा 3 घंटे मतलब बहुत ज्यादा समय है ना। और इस दूरी को पार करने वाली वो ना केवल पहली एशियाई महिला थी, बल्कि इतने समय में पार करने वाली भी पहली महिला थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के समुद्र की ये तैराकी 10 बजे शुरू की और फिर 1:26 पर इसको समाप्त किया। शार्क मछलियों से भरा हुआ है अंटार्कटिका का पानी पूरा, फिर भी वो इसमें क्योंकि पहले अभ्यास कर चुकी थी इसलिए इसको अंजाम दे पाई। और बहुत कठिन समझे जाने वाले इस सागर की दूरी को कहते हैं कि खेलते खेलते वो पार कर गई। कहना बहुत आसान है चंचल, हम लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं ना ये तो वही जानती है, इतना आसान नहीं है क्योंकि शार्क मछली का नाम सुनते ही हम लोग की रूह कांप जाती है, फिल्मों में देखकर घबराते हैं हम लोग। लेकिन उन्होंने, और जो होता है ना कि अभ्यास में नहीं पता होता कि कौन सी शार्क आएगी और कौन सी नहीं आएगी। अभ्यास अलग चीज है क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, कब आ जाएंगे आपको नहीं पता। तो ये सब चीजें चुनौतियां हैं। 2001 में बुला चौधरी ने इटली का तिरानियन समंदर पार किया। 2002 में उन्होंने अमेरिका में कैटलिना चैनल को पार किया और 2003 में न्यूजीलैंड में कुक्स जलडमरू मध्य भी पार किया आपने। जुलाई 2002 में बुला चौधरी ने ग्रीस का टोरोनास गल्फ पार किया जिसकी दूरी 26 किलोमीटर की थी। ग्रीस के छोटे से शहर में मैसिडोनिया के पास निकिती चाकिडिंको से तैराकी शुरू करके कसांड्रा तक की दूरी उन्होंने 8 घंटे और 11 मिनट में पूरी कर ली थी। ये 7 समंदर पार करने की कड़ी में उनकी चौथी तैराकी थी। अपने साथ तैरने वाले 29 तैराकों में बुला चौधरी 7वें स्थान पर रही थी उस क्या वक्त। बात है, क्या बात और है। मौसम और हवाओं की तमाम जो बाधाएं थी उनको पार करते हुए उन्होंने इस दूरी को पूरा कर लिया था। बहुत मुश्किल बात। और अगस्त 2004 में जब बुला चौधरी ने श्रीलंका से तमिलनाडु के बीच की पालकस स्ट्रेट की दूरी को पार कर लिया, तब उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा था, चंचल, ये रिकॉर्ड बनाकर मेरा सपना पूरा हो गया है। श्रीलंका की तरफ से आधी दूरी तक हवाएं और लहरें दोनों ही बहुत भारी थी और मुझे काफी चुनौती का सामना करना पड़ा था। धनुषकोटी के पास 5 किलोमीटर तक हवाएं और लहरें इतनी तेज थी कि मुझे ये दूरी तय करने में 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। लेकिन जब मैं अपनी मातृभूमि के किनारों को छुआ तो मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, मानो दुनिया के ऊपरी सिरे पर पहुंच चुकी हूँ। क्या बात है, बिल्कुल यही जज्बा होता है जब आप कहीं बाहर से देश में भी आते हैं ना। हम कहीं विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपने देश की मिट्टी पर हम कदम रखते हैं तो ये जज्बा हमारे अंदर खुद ब खुद जाग जाता है। बिल्कुल। और फिर इन्होंने तो इतनी उपलब्धियां अपनी झोली में समेट रखी हैं, तो इनकी तो खुशी ही अलग थी। और पहली जलपरी की उपाधि भी इनको दी गई थी रेणु जी। और बुला चौधरी कहती हैं कि अगर उनके पति और बेटे का सहयोग उन्हें ना मिलता तो शायद जो अपने बड़े बड़े सपने हैं इन्हें वो पूरा ना कर पाती। और उनके पति, जिनका जिक्र हम 2-3 बार अभी कर चुके हैं, संजीव चक्रवर्ती जी, ये उनके कोच हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तैराक भी रह चुके हैं। और हम तो यही शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह से जो और बेटियां हैं देश की जो इस तरह के सपने देखती हैं, कुछ अलग करना चाहती हैं, उन सभी के सपने पूरे हों। बिल्कुल। 7 समंदर और 5 महाद्वीप के जल डमरू मध्य को पार करने वाली ये जलपरी को हम बधाई देते हैं और सबके लिए भी शुभकामनाएं। और एक बात और है, उपलब्धियों की जब बात आ रही है तो चंचल, हमारे साथियों ने सुना होगा 18 जून को जो हमने मालगाड़ी चेकिंग हमारी बहनों ने की है, एक तरह से हमारे देश का कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है नया। और ये मध्य रेलवे की पहल थी और इसमें एक और बहन जिन्होंने, जो इस सदस्य टीम का हिस्सा थी, जिन्होंने खुद इसकी चेकिंग की, जो भारी भारी होते हैं कोच, उनको उन्होंने चेक किया। बड़े बड़े जो कह सकते हैं उपकरण होते हैं उनको उठाना, रखना, खोलना, जो पहले अभी नहीं करती थी बहनें हमारी, उन्होंने किया। उनसे एक हम भेंट वार्ता जो है 25 जून को, यानी अगले मतलब जो शुक्रवार आ रहा है उसमें सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल गीत सुनवाते हैं। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो
अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की हिया में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की हिया में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ घुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमुक ठुमुक नाचे मोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया। जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की हिया में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। भाई क्या बात है, तुम तो बिल्कुल लग रहा है कि झूला झूलने ही लगी, हिलोर उठने लगी क्या? बिल्कुल, जब ये हिलोर उठने का नाम आता है तो मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि जब झूला बहुत ऊंचाई पर जाता है तो बिल्कुल पेट में बहुत सारा पानी ऊपर नीचे हो रहा है ऐसा लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है। और भाई हमें तो ऐसा लगता है कि ऊपर जाता है तब नहीं लगता, जब नीचे उतरने लगता है तब ज्यादा गुदगुदी सी लगती है और लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। और अब हम लोग जैसे बड़े हो गए, अब बच्चे साथ में जब बैठते हैं तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं बस उतार दो, यहीं उतार दो। और झूले वाला जो है वो रोकने को तैयार ही नहीं होता है। बिल्कुल, जो बहुत ऊंचाई वाले झूले होते हैं जो मशीन से चलते हैं उन झूलों पर भी यही हाल होता है। लेकिन वहीं इसके विपरीत जो लोग होते हैं जिन्हें इसी तरह के रोमांच में मजा आता है वो जा सकते हैं आगे एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ। अरे भाई वो तो बड़ा, मतलब हमें तो देखने में ही बड़ा खतरनाक लगता है चंचल। लेकिन देखिए ना, अब ये चीजें ऐसी हैं कि यहाँ करियर के भी ऑप्शन खुल गए हैं। और एडवेंचर स्पोर्ट्स में अब आप करियर भी बना सकते हैं। और आजकल के जो युवा हैं उनमें इसका क्रेज बहुत बढ़ता जा रहा है। छुट्टियों के समय एडवेंचर स्पोर्ट्स का कोर्स करके युवा अपने करियर को तो बना ही सकते हैं और अपनी जो छुट्टियां हैं उनको यादगार बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। साथ ही साथ नए साहसिक अनुभव भी वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने डर को जीत जाएं, वे भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं जरूर, लेकिन चाहते हैं कि अब ये डर खत्म हो जाए। तो जैसे घरेलू पर्यटन में वृद्धि रखने के कारण एडवेंचरस स्पोर्ट में इस तरीके के लोगों की मांग बढ़ी है, लोगों की ज़रूरत बढ़ी है। और जो लोग प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं वो ज़रूर इसे अपने करियर के विकल्प में रूप में चुने। और आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि क्या क्या है ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स, इससे संबंधित कोर्स क्या है, संस्थान क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें चंचल तो इनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे एयर स्पोर्ट्स यानी कि जो हवा में जो भी चीजें होती हैं वो, दूसरा है लैंड स्पोर्ट्स और तीसरा है वाटर स्पोर्ट्स। तो आप समझ गए होंगे कि लैंड यानी जो जमीन पर हम करते हैं, जो पानी के जो खेल हैं। तो हवाई खेल जो है यानी एयर स्पोर्ट्स, इनकी हम बात करें तो इसमें होता है बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग,
स्काई सर्फिंग, हॉट और एयर बलूनिंग, और लैंड स्पोर्ट्स में क्या है? रॉक रॉक क्लाइंबिंग है, जैसे कि हम पर्वत पर पहाड़ पर चढ़ते हैं, हाँ। स्केटबोर्डिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है और ट्रैकिंग है। ऐसे ही पानी के बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग है और रिवर रिवर राफ्टिंग। राफ्टिंग है, कायाकिंग है, कैनोइंग है, वाटरफॉल रैपलिंग है, स्नोक्लिंग है, याक रेसिंग है। तो याट रेसिंग जो होती है, मतलब ये सब भी नाव के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें कनोइंग है हो या कायाकिंग हो, याक हो, इनके सबके नाप और उनके जो माप होते हैं उन सब के हिसाब से होता है। इसमें रेस होती हैं, खुद इसका आप आनंद ले सकते हैं, बैठने का, खुद चलाने का और लोगों को घुमाने का भी आप आनंद ले सकते हैं। अगर आपका पेशा है तो जाहिर है कि आप मजे तो लेंगे, लेकिन दूसरों को भी देंगे और आपको उसके पैसे मिलेंगे, है ना। और मुझे जब आपने याट रेसिंग का नाम लिया तो मुझे वो याद आया सायरा बानो का एक गाना, जहाँ नाव के पीछे पीछे वो रस्सी पकड़ के चल रही हैं और गिर जाती हैं। जी तो इसी तरह के बहुत खतरों से भरे खेल होते हैं, चुनौतीपूर्ण होते हैं। जी। इस क्षेत्र के पेशेवर भौगोलिक दृष्टि से उन क्षेत्रों की तलाश करते हैं जहां एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही वे उस क्षेत्र में खेल से जुड़े जोखिम जो हो सकते हैं उनका भी आकलन करते हैं। जी। इन कार्यों को करने के बाद खेल गतिविधियों को संचालित करने का प्रारूप भी वो लोग तैयार करते हैं और संभावित खतरों से निपटने के लिए जो भी आपदा प्रबंधन की एंड वक्त पर जरूरत पड़ेगी उसकी योजना भी तैयार करते हैं। जरूरी है, क्योंकि एडवेंचरस स्पोर्ट्स के जो पेशेवर व्यक्ति ही किसी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में शामिल गतिविधियों के लिए जो आवागमन का मार्ग है, आने जाने का क्या रास्ता है, ये सब तय करते हैं। साथ ही इन खेलों के लिए आयोजित होने वाले शिविर में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को, प्रतिभागियों को खेल की सही तकनीकी, जो भी उसके नियम होते हैं, जो तकनीक है और ज़रूरी कौशल की जानकारी देते हैं। और इस तरीके के जो रोमांचक खेल हैं कि हर गतिविधि से जुड़े हुए रहते हैं और इसके साथ साथ प्रशिक्षण और कैंपिंग शिविर से संबंधित प्रशासकीय काम भी बहुत ज़रूरी है। प्रशासन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि इसमें पैसे आदि सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। प्रबंधन की जैसे बात की, उसके लिए प्रशासन बहुत ज़रूरी है और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और ये पेशा देखने में भले ही बड़ा रोमांचक हो, लेकिन असल ज़िंदगी में ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। इसके जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो पेशेवर हैं, हमेशा वो जोखिम उठाते हुए जीवन की एक महीन डोर के सहारे चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है उन्हें देखकर। और कई बार कुछ जो घबराए हुए लोग हैं या डरे हुए लोग हैं, और कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े अति उत्साही होते हैं, तो ऐसे क्लाइंट्स को संभालने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पेशेवरों पर होती है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है, स्थितियां जैसे कि हम छोटी सी बात अगर अपने घरेलू तौर पर लें तो चीज़ों को बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ चीज़ बिगड़ रही हो या थोड़ी सी जो आपने योजना तैयार की है उससे थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उसको कैसे संभालना है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये होता तभी है बिगड़ने का काम, या तो जब आप अति उत्साह में कोई काम शुरू कर देते हैं या बहुत ज्यादा डर कर किसी काम को करते हैं। ठीक है, कारण कोई भी हो, लेकिन संभालना तो हमें ही पड़ेगा ना। जी। यानी जो भी करवा रहा है, जैसे अगर रसोई घर में अगर मान लीजिए कुछ भी बिगड़ गया, दाल थोड़ी जल गई या दूध बह गया, कुछ भी है, या खीर में थोड़ी सी कुछ जलने की महक आ गई, तो उसके बहुत सारे नुस्खे हैं ना, अपनाने पड़ते हैं। तो ये सब हो जाता है। तो चीजें जो है बनाने से ज्यादा जो बिगड़ गई है उसको कैसे संभालना है, इसका हुनर आना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा अन्य किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इसमें साथ में अनुभव बहुत जरूरी है। और इसके दो रास्ते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स कुछ होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म कोर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स के दौरान आप जैसा समझ रहे हैं कि कम समय का होता है, तो 28 दिन की ट्रेनिंग होती है और जिसे छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। और वहीं जो लंबी अवधि के जो हैं प्रशिक्षण, उसमें 6 महीने का आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और कुछ संस्थान इसमें 3 महीने का भी कोर्स करवाते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आप किस संस्थान में जा रहे हैं और उनकी अवधि क्या है। जैसा कि बताया कि 12वीं पास होना चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से 12वीं पास आपने कर लिया, उसके बाद में आयु सीमा जो तय की गई है इसके लिए वो है 16 से 40 साल तक की। जो अन्य योग्यताएं एक प्रतियोगी में होनी जरूरी है या जो इस करियर विकल्प के लिए चुन रहे हैं, उनके लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो है कि शारीरिक दक्षता होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी होना है उनको, बिल्कुल, टीम वर्क भी उनको करना आना चाहिए। हाँ, यानी टीम में काम करने में आपको खुशी होनी चाहिए। आप अकेले अकेले रहना अगर पसंद करते हैं तो आप इसमें मत आइए, है ना। और फिर लीडरशिप होना चाहिए। मिलनसार भी वो व्यक्ति हो, तो जितने लोग जब कैंपिंग के लिए आते हैं तो उनसे मिलजुल कर वो काम कर सकते हैं। खुश मिजाज होना चाहिए उसका स्वभाव, क्योंकि ये
अगर आप किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को कर रहे हैं और वो खेल है, चुनौतीपूर्ण खेल है, तो आप कोई मुंह लटका कर नहीं जा सकते उसे खेलने के लिए, इसलिए खुशमिजाज होना तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वैसे ही नाम है खेल, तो इसका मतलब कि आपको खेल वाले मूड में होना चाहिए, है ना? जी, और अंग्रेजी भाषा होनी का ज्ञान थोड़ा सा हो, इसके साथ साथ कोई अगर विदेशी भाषा का ज्ञान है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कई बार विदेशी पर्यटक भी इन तरह के खेलों में हिस्सा लेने आते हैं। यानी कि विदेशी भाषा के साथ साथ हमारे देश की अन्य भाषा जितनी भी अगर आपको आती हैं तो वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जाहिर है कि आप उतना ही लोगों से बातचीत कर सकेंगे और लोगों को आनंद दे सकेंगे, लोगों को मजा आएगा आपसे बात करके। और इस क्षेत्र में चुनने वाले उम्मीदवार कई तरह से के प्रोफाइल पर काम कर सकते हैं। जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स तो है ही, इसमें इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, यानी कि आप निरीक्षण कर सकते हैं, जो निर्देश देते हैं वो बन सकते हैं। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ एंड ट्रैवल फोटोग्राफर हो सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स एथलीट हो सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ जैसे हमने बात की वैसे ही स्पोर्ट्स के भी आप फोटोग्राफर हो सकते हैं, दोनों के तरीके अलग हैं। इसी तरीके से फैसिलिटेटर हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट टूरिज्म नेचुरलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट, इसी तरह से कैंप कंट्रोलर, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट, वाटर एंड एरो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, इसी तरह से टूरिस्ट गाइड, ट्रैकिंग एंड माउंटेन गाइड बनकर भी आप करियर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप एक प्रशिक्षक बन सकते हैं, ऑब्जर्वर बन सकते हैं, इसके साथ 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 में उनके फोटोग्राफर्स चलते हैं वो भी आप बन सकते हैं, उसके साथ साथ वहाँ के आपको जानकारी देने के लिए गाइड भी बन सकते हैं, क्योंकि साथ में गाइड रहता है तो घूमने वालों को मज़ा आता है। बिल्कुल, कहने का अर्थ यही है कि बहुत सारे विकल्प हैं इस क्षेत्र में आने के बाद में, और टूरिज्म सेक्टर में यंग टेक्निकल प्रोफेशनल के आने से कई तरह के बदलाव भी आ रहे हैं। लोगों में छुट्टियों को भी लेकर एक नए रोमांचक अंदाज में बिताने का जो ट्रेंड है वो इन दिनों बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में आने के बाद आप स्पोर्ट्स सेंटर्स, एथलेटिक क्लब्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसीज, कमर्शियल एंड रिक्रिएशन सेंटर्स, हॉलिडे रिजॉर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सब के अलावा यहाँ से जुड़कर खुद का कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर खोलकर भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। साथ ही फ्रीलांस के तौर पर भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। फ्रीलांस के तौर पर मतलब यानी कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं या कुछ खुद पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी आप जैसे 2 महीने का कोई जा रहा है कोई कैंप, तो आप उसमें जा सकते हैं और एक करियर आप अपना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से सीख सकते हैं और फिर आप धीरे धीरे उसको अपना सकते हैं। कुछ संस्थान की अगर हम बात करें तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड में जो है वो, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जम्मू एंड कश्मीर में है, और ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा में है। तो ये कुछ अलग अलग जो हमने बताया कि धरती, पानी और हवा के जो खेल हैं जोखिम भरे, उनके लिए कुछ संस्थान हैं, उसमें आप जाएं और मज़े लूटें और दोनों लोगों को भी मज़ा दें। और अब हमारे श्रोता और हम लेते हैं संगीत का आनंद। तेरी दोस्तियन में राहों में
क्या बात है, क्या बात है। भाई 2 आँखियों में मन तो डूब जाता है, लेकिन कभी-कभी दिल बड़ा डूब जाता है जब काम ठीक से ना हो, जब हम कोई काम करते हैं हुँ। और उसमें बड़ा उलझ के रह जाते हैं। ख़ास तौर से ये नई तकनीक जब हमें सीखनी पड़ती है ना, तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है। और हमारी साथी लिखकर भेज भी रही हैं कि हमें लगभग मेल करना पड़ता है और बहुत दिक्कत आती है। तो हमें ज़रूर हुँ। बताइए कि जब ईमेल करें तो क्या-क्या सावधानी बरतें? और अब तो जो समय है वो कहते हैं कंप्यूटर युग आ चुका है, तो हर किसी को इससे 2-4 होना ही पड़ता है, इसलिए सीख लें तो वो बेहतर ही है। और एक बात और है ना चंचल की सुविधा इसलिए भी कि आपको बहुत ज़्यादा कागज़ बर्बाद नहीं करने होते हैं, आपकी सारी चीज़ें कंप्यूटर में रहती हैं और उसके बाद मेल जब कर देते हैं तो उसमें सुरक्षित रहती हैं, आपको कागज़ हार्ड कॉपी निकालना नहीं पड़ता है। तो हुँ। बहुत हद तक हम पर्यावरण सुरक्षा का भी ख़्याल रखते हैं, कागज़ कम इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो संदेश भेजने के लिए, फिर जानकारी एक-दूसरे से साझा करने के लिए ईमेल सबसे तेज़ तरीका है। और लेकिन इसका जो सही प्रयोग है वो बहुत ज़रूरी है और नियम के हिसाब से भी होना चाहिए, तभी हुँ। हम इसका जो कह सकते हैं ना कि उद्देश्य है वो हम पूरा कर सकते हैं, यानी कि बहुत जल्दी भेज सकें हुँ। और सही ढंग से भेज सकें। बातचीत करने के लिए या ईमेल लिखते समय अधिकतर लोग कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं। तो इसमें ही हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे जो हम व्यक्तिगत तौर पे जो बात करते हैं वो, और जो कार्यालय की बात करते हैं या जो उसमें जो हमें जो भी चीज़ें भेजनी पड़ती हैं उसके क्या-क्या तरीके हैं, उसमें क्या मैनर्स हैं, क्या नियम है, या यूँ कह सकते हैं कि इसका कोई नियम नहीं होता लेकिन एक परंपरा होती है, हुँ। एक तरीका निश्चित कर दिया गया है। वो उसका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको बताना भी बहुत ज़रूरी है इस वक़्त ना। हुँ? तो ईमेल एटिकेट्स की हम बात कर लें, वो होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम हमारा ही खुद का इंप्रेशन ख़राब होने से बचा सकते हैं। ईमेल में सबसे महत्वपूर्ण होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि उसका परिचय। यदि आप किसी अनजान व्यक्ति को ईमेल लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसको अपना परिचय देना होता है और फिर किस संदर्भ में या फिर किस विषय पर आप उनसे बात करना चाहते हैं, इस चीज़ को बहुत कम शब्दों में या फिर विस्तार से अगर बताना है, तो उस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, इस बात को अगर हम ऐसे लें चंचल की, जैसे अगर हम बातचीत करते हैं और किसी से हम पहली बार मिल रहे हैं और उसको भी नहीं पता कि हम किससे मिलने वाले हैं, तो आपको संक्षेप में अपना परिचय दीजिए, अपना हुँ। प्रयोजन बताइए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो विस्तार से बताइए, उसमें हिचकिचाएँ ना, जी। तो बेहतर होगा। शुरुआत तब अच्छी होगी, है ना? हाँ। और इन दिनों संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग वैसे तो चलन में है, लेकिन अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो इस तरह की संक्षिप्त भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है ना? जैसे कि स्मॉल कैपिटल लेटर्स का भी थोड़ा-सा अगर ख़्याल रखेंगे तो खूबसूरती आ जाएगी हुँ। और ख़ास लाइनों को बोल्ड कर लें, थोड़ा-सा और उसमें अंडरलाइन कर लें, नीचे लाइन खींच दें, ताकि आपकी मेहनत बेकार ना जाए और पढ़ने वाले को भी बड़ी आसानी से ख़ास-ख़ास चीज़ें दिख जाएँ। ईमेल चाहे व्यक्तिगत तौर पर भेजा जा रहा हो या किसी कार्यालय में या व्यावसायिक तौर पर, तो पहले पूरे मेल की सारी जो भी आपकी भाषा है उसे देख लें, कहीं आपकी स्पेलिंग गलत तो नहीं है, कोई शब्द आपने गलत तो नहीं लिखा है। इसके लिए आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी ले सकती हैं, यानी कि उसमें अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, जो स्पेलिंग्स है वो विकल्प खुद ही करेक्ट हो जी, जाते हैं। अगर उसमें न ठीक हो, अगर आप नया शुरू कर रही हैं, तो भी कोशिश करें आप कि खुद किसी से पूछ के या अपने फ़ोन में भी आप उस शब्द को अगर टाइप करेंगे, तो वो अपने आप सही शब्द आ जाएगा लिखकर। तो इस तरह से सही-सही लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? और यदि कोई प्रोफेशनल मेल करने जा रहे हैं आप, जी। तो मेल में सबसे पहले उसका विषय या सब्जेक्ट लिखना होता है। हाँ, बिल्कुल। फिर मेल की भाषा प्रभावशाली थोड़ी-सी रखनी होती है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मेल है और उसकी भाषा थोड़ी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशाली होते हुए भी वो सरल होनी चाहिए। मुश्किल काम है वैसे। हाँ, मेल में कृपया, प्लीज़ और धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करना भी कई बार अच्छा होता है और अंत में अपना पूरा नाम, पता, टेलीफ़ोन नंबर या फिर फैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें भी उसमें मेंशन करना ज़रूरी है। ज़रूर लिखना चाहिए, जैसे कि आपको अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है हमने पहले वाले उसमें तो भेज दिया था या हमने उनको फ़ोन पर भेज दिया था, ऐसा मत करिए, क्योंकि जिस वक़्त हम कंप्यूटर पे बैठे हैं या लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहे हैं और आपका मेल आया, तो हमारे पास उसी समय नंबर आ जाता है, तो ये आसान रहता है कि हमें तुरंत कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, कोई भी बातचीत हो तो हम तुरंत कर सकते हैं। जी। इसी तरह से जैसे हमने शब्द की बात की कि वो सही लिखा होना चाहिए, उसके साथ-साथ व्याकरण भी सही होना बहुत ज़रूरी है। विराम चिन्ह, कॉमा, इन सारी चीज़ों का इसमें बहुत ज़रूरत नहीं होती है कि आप करें ही लिखें और पूरा ईमेल कैपिटल लेटर्स में न लिखें। लिखते समय भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत शिष्ट भाषा का प्रयोग करें और मुख्य बातों को विस्तार में लिखने की बजाय बेहतर होगा कि आप उसे पॉइंट्स में लिखें या उसको नंबर देकर क्रम से लिख दें। जी। और कई बार जब प्रोफेशनल मेल किया जाता है तो कुछ अटैचमेंट फाइल भी उसमें भेजी जाती हैं, जी। तो वो बहुत बड़ा नहीं लगना चाहिए। यदि आप एक से ज़्यादा अटैचमेंट
एक साथ ना भेजकर मेल से अलग-अलग भेजेंगे तो वो बेहतर रहता है। जी। साथ ही जिस व्यक्ति को ये अटैचमेंट भेजे जा रहे हैं, यानी कि मेल आप जिसे कर रहे हैं, उसको भी इसकी सूचना ज़रूर दे देनी चाहिए। 25 मेगाबाइट से बड़ी फ़ाइल भेजने के लिए गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफ़र का प्रयोग भी किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये आप देख लें कि उसके लिए क्या सही उसका माप है। और कोई अगर प्रोफ़ेशनल भेज आप भेज रहे हैं, किसी ज़रूरी जानकारी से संबंधित है, तो अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो 3-4 दिनों के बाद रिमाइंडर देकर इसके बारे में पता करें कि आपका मेल सही जगह पहुंचा भी है या नहीं। जब हमें बहुत सारे लोगों को मेल का जवाब देना होता है, तब रिप्लाई ऑल फीचर ये है सुविधा के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और को ईमेल यदि बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना है, तो ईमेल बॉक्स में दिए गए बीसीसी ऑप्शन का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाह रहे हैं, जैसे हमने कहा कि आप 2-4 दिन में पता कर लें, लेकिन आप जब तुरंत भेज रहे हैं मेल, अगर आपने शुरुआत अभी की है कि अब अगर लोगों की आदत तो वैसे पड़ गई है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लें कि सेंट में खुद के भेजे गए बॉक्स में जाकर देख लें कि वो मेल गया कि नहीं गया। हाँ। क्योंकि हम अक्सर शुरुआत जब करते हैं तो भेज दिया और बस हम खुश हो जाते हैं, सेंट हो गया। नहीं, कभी-कभी उसमें आ जाता है एरर और उसमें जवाब आता है कि आपका मेल एड्रेस सही नहीं था और वो नहीं गया और वो तो स्पैम में अटक जाते जी, हैं। तो बेहतर है कि एक बार सेंट में जाकर देख लें कि वो गया कि नहीं। और अगर आप उस व्यक्ति से संपर्क में हैं तो उसे आप एक बार संदेश दे दें कि भाई ईमेल भेजा है, देख लो, है ना? और ईमेल के ज़रिए बहुत ज़्यादा हेवी अटैचमेंट भी नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट भेजे जाते हैं कई बार। जी। तो हेवी अटैचमेंट ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे अटैचमेंट हेवी होने की वजह से जो प्राप्त करता है उसका इनबॉक्स जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए हेवी अटैचमेंट को फाइल होस्टिंग सर्विस के ज़रिए भेजना उचित रहता है। इसके अलावा हेवी फाइल को ज़िप फाइल या फिर रीसाइज़ पिक्चर बनाकर भी भेजा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके साथ-साथ पर्सनल मेल में जैसे यूँ कहें कि हमारी आदत पड़ गई है व्हाट्सएप आदि में, तो स्माइली आदि का प्रयोग करते हैं, यानी जो चेहरे आदि होते हैं, हाँ। उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन मेल में ये रुचिपूर्ण नहीं लगता है, तो कृपया इसमें कोशिश करें कि अगर व्यावसायिक है या कोई भी प्रोफ़ेशनल मेल आप कर रहे हैं, तो इसमें इसका स्माइली का प्रयोग ना करें। ख़ास तौर से बिज़नेस या कोई भी जो भी आपका व्यवसाय से जुड़ा हुआ मेल है। और क्योंकि कुछ होते हैं जो औपचारिक होते हैं, कुछ अनौपचारिक होते हैं। हाँ। तो आप सबको अनौपचारिक ना बनाएँ। जो फॉर्मल होते हैं उन्हें फॉर्मल रहने दें। ईमेल लिखते समय संक्षिप्त और स्पष्ट वाक्य लिखें, सभ्य भाषा का प्रयोग करें और कोशिश करें कि वैसे बातचीत में भी जैसे हम कह रहे हैं कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहने का प्रयास करें। बिल्कुल, जो संक्षिप्त भाषा है बहुत ही देखने में आता है कि वाई ओ यू पूरा यू लिखने की जगह सिर्फ यू का इस्तेमाल किया जाता है। जी। या आई एम जब लिखा जाए तो ए एम लिखने की जगह सिर्फ एम लिख दिया जाता है। तो इस तरह की संक्षिप्त भाषा ईमेल के लिए उचित नहीं होती है। यदि फॉर्मल मेल लिखा गया है तो मेल के अंत में योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली इस तरह का संबोधन लिखकर उसे और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यदि कोई ऑफिशियल मेल या अन्य स्थितियों में मेल लिख रहे हैं तो बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिकॉर्ड जैसे संबोधन लिखे जा सकते हैं। इससे जो प्राप्त कर रहा है आपका मेल है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपका। और आखिरी में सबसे अहम बात ये कि मेल पूरा लिखने के बाद जब आप पूरा करके बाहर तो साइन ऑफ करना ना भूलें। क्योंकि अगर आपने अपना जो भी ईमेल अकाउंट है वो खुला छोड़ा तो कोई भी और वहां जाकर साइन अप कर सकता है। जी, तो साइन आउट कर लें या साइन ऑफ कर लें, जो भी आप जो आप भाषा का प्रयोग करते हो कर लें। अगर हम कहें चंचल, तो आमतौर पर जैसे कि हम पत्र लिखते हैं, चाहे औपचारिक हो, चाहे फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, उनकी जो तरीका है वही लगभग मेल में भी करें। और कोशिश लेकिन जो अटैचमेंट्स हैं उनके लिए हम ख्याल रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भर जाए और सामने वाले का बॉक्स जो है वो अवरुद्ध हो जाए। इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। साइन आउट करना, साइन इन करना, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए मेल करें और प्रभावशाली तरीके से रहें। फिलहाल हम गीत सुनवाते हैं। जब टूट के आप
आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई। लहरा के अपने आप जवां जुल्फ खुल गई। हम अपने दिल पसंद पनाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आहा हा, आहा हा, ओ हो, ला ला ला, आहा हा, ला 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 ला। कह दी है दिल की बात नजारों के सामने। कह दी है दिल की बात नजारों के सामने। इकरार कर लिया है बहारों के सामने। दोनों जहान आज गवाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। ओ हो, आहा, आहा हा हा, ला ला ला, आहा, ओ हो, आ, मस्ती भरी घटाओं की परछाइयों तले। मस्ती भरी घटाओं की परछाइयों तले। हाथों में हाथ थाम के जब साथ हम चले। शाखों से फूल टूट के राहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ। भाई हमारे बहुत सारे साथी भी कार्यक्रम के बिल्कुल पास में आ गए हैं, क्योंकि आज जो बात हो रही है सकारात्मक सोच की, तो सबने खूब ढेर सारा लिखकर भेज दिया है कि भाई सकारात्मक सोच कितना महत्व रखती है हमारे जीवन में, है ना।
तो आपने जब बताया कि श्रोताओं ने लिख कर भेजा है, तो हम बात करने से पहले सबसे पहले उन्हीं की एक बात पढ़कर सुना देते हैं आपको। ज़रूर। हमारे एक सुनने वाले लिखते हैं कि सकारात्मक सोच इंसान का वो भाव है जो उसे इंसानियत की ओर ले जाता है। सकारात्मक सोच रखने से जहां वो इंसान खुद को स्वस्थ रखता है, तन और मन से सही सोच रखते हुए न केवल आगे बढ़ता है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत होता है। ऐसे इंसान हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच नकारात्मक रहती है, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और जो इंसान आगे बढ़ता है उसे भी कई बार गिराने का काम ऐसे लोग करते हैं। जो हाँ। आगे चलकर दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो स्वयं भी इसमें गिर सकते हैं। इस बात का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो है ही। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि सकारात्मक सोच यानी कि जो चीज़ या बात अच्छी है, उसे अच्छी कहना। एक आधा पानी से भरा हुआ ग्लास, तो उसको 2 तरीके से देख सकते हैं, ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। ग्लास आधा भरा हुआ है, ये सकारात्मक सोच है, और आधा खाली, ये नकारात्मक सोच है। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। जिसकी सोच सकारात्मक है, ऐसे ही लोग जीवन में सफल हो पाते हैं। सकारात्मक सोच ही इंसान के आचरण का, कह सकते हैं, आईना है। वाह, क्या बात है। रेणु जी, जीवन में सफलता का सकारात्मक सोच और आशावादी होने के साथ सीधा सीधा संबंध होता है। हाँ, बिल्कुल। विद्यार्थी जीवन हो या फिर आपका व्यावसायिक जीवन हो, जी। आशावादी लोग बाकी लोगों से आगे ही रहते हैं हमेशा। और रिसर्च तो ये भी बताती है कि सभी लोग आशावादी हों ये जरूरी नहीं, लेकिन दिमाग को सकारात्मक रखने के लिए हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आशावादी कैसे रहना, ये चीज सीखी जा सकती है। जी हाँ। वैसे भी जिंदगी में आप ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं सीख सकते। कभी भी ABCD से पढ़ाई शुरू की जा सकती है। हाँ। क ख ग घ शुरू किया जा सकता है। क ख ग घ मतलब आप सच मायने में मत समझिए, बल्कि ये सकारात्मक सोच वाला क ख ग। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जो है ना, कहना चाहिए कि आप ऑब्जर्वेंट रहें। हाँ। आप जो भी है, ग्रहणशीलता आप में होनी चाहिए और आप में देखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको किसी के विचार अच्छे लग रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या बात है उसके में। वो कैसे, जैसे अभी ग्लास की बात आ रही है, तो अगर हम देखते हैं कि आधा ग्लास भरा है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम आधा खाली देखते हैं, तो फिर हम जो आधा पानी है ना, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और हम उसे भी हाथ धो बैठते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर हम इसे कह सकते हैं कि जो अच्छा लगे उसे अपना लो और जो बुरा लगे उसे जाने दो। जी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपने आसपास के लोगों को देखें। और जैसे तुमने पहले ही कहा ना कि शुरू में, कि वो लोग प्रेरणादायी बन जाते हैं, हमारे साथी ने लिखकर भेजा, तो फिर आप भी ऐसे बनिए और खुद किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए, है ना। हमारे आशावादी होने और सकारात्मक होने में सामाजिक या आर्थिक स्थिति जैसे बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बिल्कुल। और ये हमारे नियंत्रण में भी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आशावाद को बढ़ा सकते हैं और जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक नजरिया रखते हुए उसे विकसित कर सकते हैं। और इसे विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने जीवन में एक उद्देश्य को हम तलाश करें, एक लक्ष्य को हम निर्धारित करें और उसकी तरफ आगे मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। बिल्कुल, आगे बढ़ें। और इसके लिए जैसे कि हम स्थितियां हमारे वश में नहीं है, ये बात 100% सही है, और वो हमारे हाथ में, कह सकते हैं कि 90% नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपके पास 10% है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो समझिए कि ऊर्जा का भंडार है, जब अगर आप सोच सकारात्मक रखते हैं। आप सकारात्मक सोच का मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ भी है उसको देखें और आप उसमें से सबसे बेहतर या बेहतरीन क्या कर सकते हैं, उस पर अगर आप नजरें दौड़ाएंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, है ना। और जब हमारे काम से कोई हमारा उद्देश्य जुड़ जाता है, तो हम किसी लक्ष्य को साधने में बिल्कुल जुटे ही रहते हैं। तब हमारी जो ऊर्जा होती है वो सकारात्मकता से भरी हुई होती है, हमें खुद भी ये चीज महसूस हो जाती है। और पॉजिटिव मूड में जब हम किसी काम को शुरुआत करते हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता भी हमें मिलती है। बिल्कुल मिलती है। लेकिन फिलहाल हम गीत सुनना चाहते हैं, चंचल, क्योंकि कभी कभी अगर आपको कुछ न सूझ रहा हो तो गीत सुन लें तो आपकी सारी दिशा बदल जाती है। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी, ये बहिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी, ये बहिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया
मतवाली, नगरी में आई खिलने एक बन की कली मतवाली, नगरी में आई खिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने। हाय अपना बना ले सैया हो, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बैया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया। ओ बाके नैना वाले, ओ परदेसी मत वाले, ओ बाके नैना वाले, ओ परदेसी मत वाले, तू मुरली मुझे बना ले होठों से हाय लगा ले, तू मुरली मुझे बना ले होठों से हाय लगा ले, मुरली बना ले होठों से लगा ले, मुरली बना ले होठों से लगा ले। हाय अपना बना ले सैया हो, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बैया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया। क्या बात है। सकारात्मक सोच पर एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। जैसा कि होता था पहले, राजा वजा ज्यादा होते थे, अब तो नहीं होते, लेकिन राजाओं का जमाना था। एक राजा और उनके मंत्री, और मंत्री की आदत थी कि कुछ भी होता था तो बस सकारात्मक सोच वाले थे, कहते थे जो हुआ अच्छा हुआ। अब कभी कभी बड़ा खल जाता था राजा को कि भाई ये क्या मतलब है, कुछ भी गड़बड़ भी होता तब भी ये यही कहते थे, चलो अच्छे में तो ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने अपनी तलवार ली हाथ में, शिकार पर जा रहे थे और उनका हाथ कट गया, उंगली में थोड़ा सा कट हो गया और चोट लग गई, खून बहने लगा। बस मंत्री के मुंह से निकल गया कि जो हुआ जो अच्छा हुआ अच्छा हुआ। बस इस पर तो राजा को तो गुस्सा आ गया, भाई राजा तो राजा। उन्होंने कहा बस तुरंत इसको जेल में डाल दिया जाए। आदेश पालन हो गया, मंत्री जेल में चले गए, कारागार में डाल दिए गए। राजा शिकार करने गए, जैसा जा रहे थे और वहां पर भटकते भटकते, जैसा होता है कहानियों में, पहुंचे आदिवासी स्थान पर और वहां पर धूमधाम चल रही थी और इनको ये हो गया कि आ गए हैं, इनको बलि चढ़ा दी जाए। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने देखा, उनके मुखिया ने, कि अच्छा इनको खून बह रहा है, कट हो गया है, तो ऐसे को नहीं चढ़ाते थे बलि। कबीलों के कुछ नियम तो होते मना हैं। कर दिया कबीले के सरदार ने। तो तब उनको याद आया कि अच्छा मंत्री ने इसलिए बोला था, देखो मैं बच गया, जो हुआ तभी अच्छा हुआ। अच्छा वापस आ गया और तुरंत मंत्री को बुलाया, भाई माफ करना, और अच्छा एक बार बताओ, मैं तो बच गया, चलो जो तुम्हारा ये अच्छा हुआ पता चल गया, तुम्हें क्या मिला, तुम तो कारागार में बंद रहे पूरे दिन। तो बोले क्यों, अगर आपको वो बलि नहीं चढ़ाते और मैं कारागार में नहीं होता तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता, फिर मैं तो इस समय आपके सामने नहीं खड़ा होता। तो बस जो हुआ अच्छा हुआ। तो भाई ये है सोच का नजरिया। बिल्कुल, कुछ चीजें बाद में हमें पता लगती हैं, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तेरे मेरे प्यार की बंध गई जब ये डोर, मचा दूंगा शोर, जमाना चाहे जो कहे सो कहे। धीरे धीरे बोल पिया, है ये आपस की बात, मिला तेरा साथ, जमाना कहे ये कहे ना कहे।
ये बाहें रहेंगी तो ठोकर में होगा जमाना, ठोकर में होगा जमाना। दिल की ये बातें रहने दो दिल में, क्या है जरूरी जताना, क्या है जरूरी जताना। मैं ना कहूँगा तो दुनिया कहेगी, ये बात एक दिन तो खुल के रहेगी। धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे बोल पिया, है ये आपस की बात, मिला तेरा साथ, जमाना कहीं ये सहे ना सहे। बिल्कुल, अब हम विदा लेते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी, और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।